अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 10th के लिए, दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन द फूड चेन्स। ठीक, तो हम देखते हैं बहुत सारे हार्मफुल केमिकल जो होते हैं, बहुत सारे कीमियावी चीज़ें जो होती है वो हम देखते हैं वो फूड चेन जो होते हैं उनमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनमें स्टोर हो जाते हैं और उनमें जमा हो जाते हैं। और वो वाले हार्मफुल केमिकल जो होते हैं वो भी हम देखते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक, तो उससे हम देखते हैं बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं। तो वही हम आज देखते हैं कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं कि केमिकल्स के क्या क्या जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं फूड चेन में, तो उनसे हम देखते हैं फूड चेन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स in the living or live plants and animals unknowingly through the food chain is called the bioconcentration of the pesticides। ठीक, तो हम देखते हैं इसको कहा जाता है एक्चुअली बायो कंसनट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड। दैट मीन्स हम देखते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे फील्ड्स में, हमारे क्रॉप्स में। ठीक, तो उससे हम क्या देखते हैं, जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तो वो हम देखते हैं वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होते हैं, उनमें हार्मफुल जो है इफ़ेक्ट्स पैदा वहाँ पे होते हैं। और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होते हैं ये हम जो फूड चेन होते हैं उसके ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं, जो उसमें ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो हम देखते हैं वो बैडली इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक, तो डेट प्रोसेस जो है डेट इज नोन एज उसको बायो कंसनट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। डेट में ये पेस्टिसाइड जो होते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स, ये वीडिसाइड जो होते हैं, इनकी एकुमुलेशन होती है डेट में, ये एक ही जगह पे वहाँ पे जमा होते हैं। ये हम देखते हैं ये फूड चेन में वहाँ पे चले जाते हैं और वही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो उस फूड चेन में होते हैं उनमें भी हम देखते हैं ये केमिकल जो होते हैं उनमें एकुमुलेट हो जाते हैं, उनमें स्टोर होते हैं। तो डेट इज नोन एज द बायो कंसनट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स इसको कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम देखते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, पेस्टिसाइड वीडिसाइड जो होते हैं, तो दीज आर नोन एज द पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेज। ये बहुत ही जहरीले सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं जो बहुत ही हम देखते हैं नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो भी हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं। और इन पेस्टिसाइड्स का, वीडिसाइड्स का, और इसी तरीके से हम देखते हैं ये जो होते हैं इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, इनका हम देखते हैं इनका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं कहाँ पे, अपने फील्ड्स में, क्रॉप प्लांट्स पे करते हैं, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ताकि पेस्ट जो हैं, ये कीड़े मकोड़े जो हैं, वो हम देखते हैं वो हमारे उन फसलों को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए हम देखते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी डिजीज़ से हम देखते हैं हमारे क्रॉप जो होते हैं वो हम देखते हैं वो बच जाते हैं। ठीक, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यही पेस्टिसाइड जो होते हैं ये हम देखते हैं जब इनका हम वहाँ पे स्प्रे करते हैं, जब इनका इनका वहाँ पे छिड़काव करते हैं अपने फील्ड्स में, तो ये पेस्टिसाइड जो होते हैं ये वहाँ पे सॉइल के साथ मिक्स होते हैं, या सॉइल जो है वो उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, वाटर जो होता है वो इन पेस्टिसाइड्स को वहाँ पे एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं ये पेस्टिसाइड जो होते हैं जब ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं ये वाले पेस्टिसाइड जो होते हैं ये हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ पे वाटर में प्लांट्स ग्रो करते हैं या सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं ये पेस्टिसाइड जो होते हैं ये प्लांट्स में हम देखते हैं उनमें चले जाते हैं। ठीक, जब प्लांट्स में चले जाते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, डेट मीन्स ये पहले प्रोड्यूसर्स में जाते हैं, प्रोड्यूसर लेवल पे जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, वो हम देखते हैं वो इन प्रोड्यूसर जो इन प्लांट्स को खाते हैं। ठीक, डेट मीन्स जो इनके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हम देखते हैं वो किन के अंदर चले जाते हैं, वो हम देखते हैं वो पॉइजनस केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं दे गो इनटू द बॉडीज ऑफ द हर्बीवोरस। तो वो हम देखते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं उनके बॉडीज़ के अंदर हम देखते हैं ये पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं जब ये हर्बीवोर जो होते हैं एनिमल जो होते हैं जब इनको कार्निवोरस खाते हैं। ठीक, तो कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं वो हम देखते हैं उनकी बॉडी के अंदर हम देखते हैं ये पेस्टिसाइड जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि अगर एक मेन जो है वो हम देखते हैं वो ओमनीवोर पाया जाता है। ठीक,
तो मैन जो होता है वो प्लांट्स का भी इस्तेमाल करता है और इसी से हम देखते हैं मीट का भी इस्तेमाल करता है, हर्बीवोर्स का भी इस्तेमाल करता है। ठीक, डेट मीन तो हर्बीवोर जो होता है वो हम देखते हैं वो घास को खाता है। डेट में उसने घास को खाया, घास में पेस्टिसाइड्स पाए जाते थे और उसने पेस्टिसाइड्स वहाँ पे उसके बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए। फिर यही हर्बीवोर जो है ये इंसान ने खाया। ठीक, तो डेट मीन ये जो है पेस्टिसाइड जो है ये हम देखते हैं हर्बीवोर्स में, ये कार्निवोरस में आ गए या ओमनिवोरस में आ गए। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, पेस्टिसाइड इंटर द फूड चेन एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हम देखते हैं वो प्रोड्यूसर लेवल, डेट मीन हर कोई फूड चेन, जैसे मैंने आपको बताया थे, एवरी फूड चेन स्टार्ट्स विद द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। ठीक, हर कोई फूड चेन जो होती है वो हम देखते हैं वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, डेट मीन वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं और यही पेस्टिसाइड जो होते हैं ये इसी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं। डेट मीन हम देखते हैं ये प्रोड्यूसर लेवल के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं फिर यही पेस्टिसाइड जो होते हैं ये हम देखते हैं बाकी फूड ये जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनमें ये केमिकल जो होते हैं ये हम देखते हैं उनके बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस जो है जहाँ पे हम देखते हैं द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो हम देखते हैं कि यही हम देखते हैं कि जो हार्मफुल केमिकल जो होते हैं इनकी इंक्रीज कंसंट्रेशन जो होती है जो हम पेस्टिसाइड्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल जो होते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो फूड चेन में आ जाते हैं। डेट में ईच ट्रॉपिक लेवल में आ जाते हैं, डेट में ईच ऑर्गेनिज्म में आते हैं जो हम देखते हैं जो फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो डेट प्रोसेस जो है डेट नोन एज इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। डेट में हर कोई फूड चेन जो होती है डेट में उसमें जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं 3 ट्रॉपिक लेवल्स या 4 ट्रॉपिक लेवल्स उसमें होते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं पेस्टिसाइड जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उनके बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक, जब उनके बॉडी में पेस्टिसाइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं डेट इज नोन एज उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमें ये भी याद रखना है कि ये जो होते हैं कि पेस्टिसाइड जो होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स में आते हैं। डेट मीन्स ये वो वाले केमिकल्स होते हैं दे आर नॉट डिग्रेडेड बाय द डिकम्पोजर। तो ये हम देखते हैं ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम देखते हैं जो डिकम्पोजर्स के ज़रिए हम देखते हैं कि ये वाले चीज़ें जो होती हैं पेस्टिसाइड जो होती हैं इनको डिकम्पोजर जो होते हैं वो इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये हम देखते हैं ये इसका मतलब ये है कि ये फिर ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वहाँ पे उनमें एक्यूमुलेट उनमें जमा हो जाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं ये जो होते हैं ह्यूमन्स जो होते हैं डेट ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक टॉप लेवल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे हम देखते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक, सो द अमाउंट ऑफ द हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। तो हम देखते हैं यही पेस्टिसाइड जो होते हैं ये हम देखते हैं ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं। डेट में अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं फिर हर्बीवर्स की बात करते हैं और टॉप लेवल पे हम देखते हैं हम ह्यूमन्स वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, तो ये सभी केमिकल जो होते हैं हार्मफुल केमिकल जो हमारी बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि अब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है हमारा हेल्थ जो होता है वो हम देखते हैं वो ग्रेजुअली हम देखते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। डेट में हमारे हेल्थ पे हम देखते हैं इस पे असर पड़ जाता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इस्तेमाल किया जाता था पहले DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो है उसका इस्तेमाल एज पेस्टिसाइड इसका इस्तेमाल किया जाता था पहले। तो इसके बाद इस पर बैन लगा दी गई थी। तो ये वाला DDT जो है डेट इज़ एक्यूमुलेटिंग इन आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। तो यही DDT जो था ये हम देखते थे कि ये हमारी बॉडीज़ में हम देखते थे हमारे बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाता था। ठीक, तो ये पेस्टिसाइड जो होते थे इनको हम अपने ग्रेन वीट राइस फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट जो है ये जो है इन पे हम इनको इस्तेमाल करते थे। ठीक, लेकिन आजकल हम देखते हैं इसी DDT के ऊपर जो है इस पे ऊपर जो है बहुत सारी कंट्री जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है इसके स्प्रे के ऊपर हम देखते हैं बैन लगाई है क्योंकि हम देखते हैं कि ये DDT जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है इनटू द ह्यूमन बॉडीज। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए जब भी हम कोई चीज़ जो है वो बाज़ार से लाए फॉर एग्जाम्पल
वीट है, राइस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट है, ठीक। तो इसको पहले जो है डेट मीन्स खाने से पहले जो है इन चीज़ों को हमें धोना चाहिए, ठीक। जब हम इन चीज़ों को धोएंगे तो इनमें जो पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो इनमें पाए जाते हैं, जो उनमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तो उनको वॉश करने के ज़रिए जो है हम अपने आप को इनके एक्यूमुलेशन से बचा सकते हैं, ठीक। तो डेट इज़ नोन एज ये प्रोसेस जो होते हैं डेट इज़ नोन एज का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसको कहा जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो है इसमें डेट इज़ हाउ आवर एक्टिविटीज़ इफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स क्या क्या एक्टिविटीज़ इस ज़मीन पे करते हैं जिसके ज़रिए हम देखते हैं हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो ख़राब हो जाता है, वो पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक। तो आप देखते हो कि ह्यूमन बींग जो होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। और इस एनवायरनमेंट में हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं कार्निवोर जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट में हम देखें वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे अदा करते हैं। और इससे हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए, प्लांट्स के ज़रिए वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एक इकोलॉजिकल बैलेंस रहती है, ठीक। लेकिन हम देखते हैं जो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स यहाँ अर्थ के ऊपर एक्टिविटीज़ करते हैं, उनसे हम देखते हैं हमारा इन्वायरमेंट जो होता है उसमें हम देखते हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है, ठीक। एंड द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देन इफेक्ट अस। तो इसके बाद हम देखते हैं जब हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक, उन एक्टिविटीज़ से हम देखते हैं एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता और हम देखते हैं इस एनवायरनमेंट का असर जो होता है वो फिर हम देखते हैं हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काज्ड बाय आवर एक्टिविटीज़। तो जो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे अर्थ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक, तो उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम देखते हैं टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पे होते हैं। बहुत बड़े बड़े दो हम देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे हम देखते हैं हमारा माहौल जो होता है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एयर जो होता है वो हम देखते हैं वो ख़राब हो जाए, वो पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक। तो नंबर वन जो है डेट इज़ द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो होती है उसकी डिप्लीशन हो जाती है, डेट मीन्स वो थिनर एंड थिनर होती जाती है, डेट में वो पतली होती जाती है दिन ब दिन। नंबर सेकंड जो है डेट इज़ द डिस्पोजल ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट और द हाउस होल्ड गार्बेज। और इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम जो है डेट इज़ द डिस्पोजल ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट। जो भी हमारे घरों से वेस्ट्स निकलते हैं, हाउस होल्ड गार्बेज जो हमारे घरों से निकलता है उसका हम अच्छे तरीके से डिस्पोजल नहीं करते हैं। तो इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से हम देखते हैं हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो नंबर वन हम देखते हैं डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जो है डेट इज़ द O2 जिसको कहा जाता है, डेट इज नोन एज ऑक्सीजन। और इसी तरीके से आप देखते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है डेट इज़ मेड ऑफ द टू एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो आप देखते हो वो दो एटम्स जो होता है ऑक्सीजन का बनाया हुआ होता है, ठीक। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है O2 जो होता है ये हम देखते हैं ये बहुत ही एसेंशियल पाया जाता है, ये हम देखते हैं ये बहुत ही ज़रूरी हमारी लाइफ के लिए पाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है डेट इज़ यूज्ड इन द रेस्पिरेशन। ये हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का होना जो है वो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन जो है डेट इज़ O3। इसकी फार्मूला जो है ओजोन जो है डेट इज़ O3 इसको कहा जाता है। और ओजोन मॉलिक्यूल जो है डेट इज़ मेड अबाउट द थ्री एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। तो ओजोन जो होता है ये हम देखते हैं ये थ्री एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन का बनाया हुआ होता है। तीन एटम्स जो ऑक्सीजन के होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं O3 बनाते हैं, डेट इज नोन एज उसको ओजोन कहा जाता है, ठीक। तो ओजोन जो होता है ये भी हम देखते हैं गैस पाया जाता है। और ये गैस जो होता है ये हम देखते हैं पॉइजनस पाया जाता है। अगर इसको इनहेल किया जाता है डेट मीन इसको अंदर लिया जाता है तो ये हम देखते हैं ओजोन जो होता है ये हम देखते हैं पॉइजनस गैस पाया जाता है। तो हम देखते हैं ये ओजोन लेयर जो होती है या ओजोन गैस जो होता है ये हम देखते हैं ये कैसे बन जाता है। तो ओजोन जो होता है डेट इज़ फॉर्मड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द ऑक्सीजन गैस, ठीक। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होता है, ऑक्सीजन गैस जो होता है जैसे आप यहाँ पे देखते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे पाया जाता है। जब इसके ऊपर हम देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं वो इसके ऊपर पड़ जाती है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है। ये हम देखते हैं ये हम देखते हैं स्प्लिट हो जाता है, ये डिवाइड होता है इनटू स्प्लिट हो जाता है इनटू द ऑक्सीजन गैस इन द फ्री ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हम देखते हैं इसके दो ऑक्सीजन एटम्स वहाँ पे बन जाते हैं। डेट में यहाँ पे आप देखते हो ये ऑक्सीजन एटम बन गया और यहाँ पे आप देखते हो ये ऑक्सीजन एटम बन गया, ठीक। फिर से मैं बताता हूँ
कि ओजोन की फार्मेशन जो होती है वो कैसे होती है। तो जो हम देखते हैं कि हायर रीच ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, डेट में एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन गैस के ऊपर पड़ जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन गैस के ऊपर पड़ जाते हैं, O2 के ऊपर पड़ जाते हैं, O2 जो होता है ये हम देखते हैं स्प्लिट हो जाता है, डेट में ये डिवाइड होता है ऑक्सीजन एटम में, दो ऑक्सीजन एटम में हम देखते हैं ये डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, तो फ्री ऑक्सीजन एटम जो है दैट प्रोड्यूस अ वेरी रिएक्टिव। तो जो आप देखते हो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो वहाँ पे निकलते हैं, दो ऑक्सीजन एटम वहाँ पे निकलते हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, डेट में ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन दिखाते हैं। तो वन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन ओजोन मॉलिक्यूल। तो इनमें हम देखते हैं एक ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हम देखते हैं वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं एक ये जो होता है ऑक्सीजन एटम जो इनमें होता है वो हम देखते हैं वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे O3 बन जाना है। पहले हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है जब उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन से पड़ जाती है तो वो स्प्लिट हो जाता है, वो दो ऑक्सीजन एटम में हम देखते हैं वो तकसीम होता है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं दोनों जो होते हैं ऑक्सीजन एटम जो होते हैं ये हम देखते हैं बहुत ही रिएक्टिव पाए जाते हैं। इनमें से हम देखते हैं एक ऑक्सीजन एटम जो होता है एक ऑक्सीजन एटम जो होता है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है, ठीक। तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे O3 बन जाता है, डेट नोन एज जिसको ओजोन कहा जाता है, ठीक। तो ओजोन जो होता है ये हम देखते हैं ये पाया जाता है एट एन हाइट ऑफ 15 किलोमीटर द 60 किलोमीटर देयर इज ए लायर ऑफ द ओजोन गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक। तो ये ओजोन जो होती है ये हम देखते हैं 15 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक, ठीक। 15 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक हम देखते हैं वहाँ पे एक लेयर पाई जाती है, वहाँ पे गैस की लेयर पाई जाती है, डेट नोन एज उसको O3 कहा जाता है, ओजोन जिसको कहा जाता है, ठीक। तो ओजोन जो है ये हम देखते हैं ओजोन लेयर जो है ये हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट लेयर पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेयर जो होती है ये इसलिए होती है क्योंकि हम देखते हैं जो भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है जो सन से आती है, जो भी हम देखते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं जो हम देखते हैं जो सन से आते थे, तो उनको हम देखते हैं ये जो होती है डेट मीन्स ये लेयर जो होते हैं ओजोन लेयर जो होती है ये हम देखते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो रे जो होती है वो हम देखते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, डेट में अर्थ पे नहीं आ सकते, ठीक। अगर वो वाली रे जो है अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो यहाँ पे अर्थ पे आएंगे, ठीक, तो वो हम देखते हैं दे में कॉज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींग। तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स वो ह्यूमन बींग्स पे कर सकते हैं, प्लांट्स पे कर सकते हैं, और इसी तरीके से एनिमल्स पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा वायलेट रे जो दे कॉज द स्किन कैंसर, वो हम देखते हैं वो स्किन कैंसर करते हैं, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं दे कैन डैमेज द आइज, वो हम देखते हैं वो आइज का भी डैमेज करते हैं, डेट में वहाँ पे एक डिजीज होती है डेट नोन एज कैटरैक्ट जिसको कहा जाता है। इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का वो हम देखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू द अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ओजोन लेयर जो होती है इन द अपर एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज बाय द अल्ट्रा वायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन। तो यही ओजोन लेयर जो होती है ये हम देखते हैं कि ये अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और हम देखते हैं ये इन अल्ट्रा वायलेट रेज को वहाँ पे हम देखते हैं इनको अर्थ पे आने नहीं देती है, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ द ओजोन जो होता है डेट इज गेटिंग डिप्लीटेड और रिड्यूस ड्यू टू विच द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर बिकमिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे। तो लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं यही ओजोन लेयर जो है ये हम देखते हैं ये आजकल थिनर एंड थिनर होती जाती है, डेट में ये हम देखते हैं डिप्लीट हो जाता है, डिप्लीट का मतलब थिनर एंड ये पतली होती जाती है, ठीक। अगर ये पतली होती जाएगी तो इसमें एक होल क्रिएट होगा, तो उस होल के जरिए हम देखते हैं तमाम अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, और उसके हार्मफुल इफेक्ट जो आपने यहाँ पे देखे वो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। तो ये डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर जो है डेट इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ द केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम देखते हैं ये डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन और थिनर एंड थिनर जो होती है ओजोन लेयर डेट इज कॉज्ड बाय द केमिकल्स, दोज केमिकल्स आर नोन एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको CFCs कहा जाता है। और यही CFCs जो होते हैं ये हम देखते हैं इनका इस्तेमाल जो होता है रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है, एयर कंडीशनर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, कूलेंट्स में, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसॉल स्प्रे जो होता है उनमें हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। और ये जो हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये हम देखते हैं जब ये हम देखते हैं ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं ओजोन जो होती है उसकी लेयर जो होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर हम देखते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते
हैं उसको थिनर एंड थिनर बनाते हैं, और उस थिनर एंड थिनर की वजह से हम ये देखेंगे कि ये अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये हम देखते हैं ये बाद में यहाँ पे अर्थ पे आ सकते हैं। तो उसके ज़रिए आपने देखा कि बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम देखते हैं यही ओजोन लेयर जो है, इफ़ इट डिसअपियर्स कम्प्लीटली, अगर ये डिसअपियर होती है कम्प्लीटली, देन ऑल द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन वुड रीच द, तो तमाम जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे जो है जो सन से आते हैं, तो वो हम देखते हैं वो कहाँ पे आ सकती है, वो यहाँ पे अर्थ पे आ सकते हैं। ठीक, तो उनकी वजह से यहाँ पे स्किन कैंसर हो सकता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक, बाकी डिजीज़ जो है वो फैल सकती हैं। ठीक, और इसी से हम देखते हैं तमाम प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो हम देखते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रो UNEP जिसको कहा जाता है, ठीक, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया 1987 में, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। ठीक, तो डेट इज नोन एज द क्योटो प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने बहुत सारे जो इसमें मेंबर कंट्रीज़ पाए जाते हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में इन्होंने ये कहा दे फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। उन्होंने ये कहा कि 1986 लेवल्स 1986 लेवल्स पे हम जो है CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनकी कंसनट्रेशन जो है इनको घटा देंगे। ठीक, जब में 1986 में हम देखते थे CFC की कंसनट्रेशन जो थी वो बहुत ही कम पाई जाती थी। ठीक, तो उन्होंने यही एग्रीमेंट वहाँ पे किया इन मेंबर कंट्रीज़ ने, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, कि हम ये कहेंगे कि ये जो है CFCs की कंसनट्रेशन जो है इसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक, रिड्यूस करेंगे जैसे 1986 में इसकी लेवल्स पाए जाते इसकी लेवल जो है इसको वहाँ पे रिड्यूस करेंगे। ठीक, तो डेट इज नोन इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।